हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 तक कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। चैप्टर 7 बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से। अभी हमने चैप्टर नंबर 6 में ये देखा था कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ होती है उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है और वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ग्रांट करती हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 35 में। सेक्शन नंबर 35 में बताया गया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो हैं वो इशू कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। इसमें जो क्लॉज 1 में ये बताया गया है एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन, कोई भी पर्सन एप्लीकेशन लगा सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए। और जो फॉर्म होगा वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इसके बाद बता दीजिए जो एप्लीकेशन है उसमें क्या कंपनी करना होगा, मतलब एप्लीकेशन के साथ साथ आपको 25,000 रुपये 25,000 रुपीज़ एज अ फीस पे करना होगा एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी पेड टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। इसके बाद आते हैं क्लॉज 3। क्लॉज 3 में बताया गया है एवरी सच एप्लीकेशन, वो जो एप्लीकेशन होगा उसको एकम्पनी करना होगा एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट से, और वेयर देयर इज नो सच स्टेटमेंट अ स्टेटमेंट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो जो एप्लीकेशन लगाया जा रहा है उस एप्लीकेशन में पहला 25,000 रुपीज़ होना चाहिए, फ़ीस पे करना होगा। ये फ़ीस आपको इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद उसमें और क्या कंपनी करना होगा, तो उसमें कंपनी करना होगा सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट को। ये दोनों चीज़ उसमें साथ में लगानी होगी। अब इसके बाद जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है आफ्टर कंसिडरेशन, कंसिडर करने के बाद सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट और अदर स्टेटमेंट को ग्रांट करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और रीज़न रिकॉर्ड करेगी टू बी इन राइटिंग। अगर वो रिजेक्ट कर रही है तब तो ग्रांट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन रिजेक्ट में उसको रीज़न रिकॉर्ड करके राइटिंग में देना होगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 36 में। सेक्शन नंबर 36 में बताया गया है रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के इशुएंस को लेके रिप्रेजेंटेशन करना। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जब वो इशू कर रही होगी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तब वो सर्टिफाई करेगी कि उसने जो क्या सर्टिफाई करेगी, पहला इट हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, उसने इस एक्ट के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको कंप्लाई किया है, और वो इट हैज़ पब्लिश द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और अदरवाइज मेड अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट एंड द सब्सक्राइबर हैज़ एक्सेप्टेड इट। उसको पब्लिश करना होगा कि किसको उसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ग्रांट किया है, और सब्सक्राइबर जो एक्सेप्ट किया है उसके बारे में बताना होगा। ये हो गया सेक्शन नंबर 36 में क्लॉज बी में बताया। और क्या क्या सर्टिफाई करना होगा कि जो सब्सक्राइबर है होल्ड, अगर प्राइवेट की होल्ड कर रहा है वो करस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मतलब सब्सक्राइबर के पास पब्लिक की जो प्राइवेट की होल्ड कर रहा है और वो जो पब्लिक की से वो करस्पॉन्ड कर रहा है उस प्राइवेट की के बारे में बताना होगा। ये सब सर्टिफाई में करना होगा किसको, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या क्या सर्टिफाई करेगी डीएससी देने के लिए, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें लग रही हैं। सब्सक्राइबर होल्ड अ प्राइवेट की विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर, उसके पास एक प्राइवेट की होना चाहिए जो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करेगी। और जो पब्लिक की है वो लिस्टेड होना चाहिए सर्टिफिकेट में, जो भी यूज़ कर रही है उसको वेरीफाई करने के लिए। सब्सक्राइबर की जो पब्लिक की और प्राइवेट की है कंस्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर होना चाहिए, मतलब जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है वो आपका फंक्शनिंग की पेयर जैसे काम करना चाहिए। मतलब प्राइवेट की का काम है क्रिएट करना और पब्लिक की का काम है उसको वेरीफाई करना, तो ये काम भी होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो कि डीएससी में कंटेंट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और अगर कोई नो नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वुड एडवर्सली अफेक्ट द रिलायबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन इन क्लॉजेस ए टू डी, मतलब उसमें ये भी बताना होगा कि जो डीएससी में मैटर्स रखे गए हैं वो उस व्यक्ति को एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 36। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 37 में। सेक्शन नंबर 37 में बताया गया है सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सस्पेंड किया जा रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, तो कैसे होगा, तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसने इशू किया डीएससी को वही सस्पेंड कर सकती है उस सर्टिफिकेट को। कब सस्पेंड करेगी, ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट दैट इफेक्ट फ्रॉम, एक रिक्वेस्ट आई है किसकी, सब्सक्राइबर जो कि लिस्ट किया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को,
या फिर जो ऐसा पर्सन है जो कि ऑथराइज्ड है ऑन बिहाफ ऑफ सब्सक्राइबर। तो सस्पेंड कब कब किया जा सकता है? उसमें पहला तो जब सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर उसके बिहाफ में कोई पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरा जो ग्राउंड है वो है कि ओपिनियन है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का कि वो जो डीएससी इशू किया गया था उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना सही होगा। तब ये दोनों अगर क्लॉज मैच हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी है तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो डीएससी को सस्पेंड कर सकती है। डीएससी जो होगी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा फॉर अ पीरियड नॉट बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 days अनलेस द सब्सक्राइबर हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब यहाँ पे बता दिया गया जो 15 दिन है, 15 दिन से ज़्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा तब सस्पेंड किया जाएगा जब अपॉर्चुनिटी दी गई हो उसको सुनने की, मतलब सब्सक्राइबर को सुनने के बाद 15 दिन के से ज़्यादा के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। तो मिनिमम और मिनिमम 15 दिन का तो ये सस्पेंड कर ही सकते हैं, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास से पावर है। इसके बाद आते हैं ऑन सस्पेंशन ऑफ डीएससी। डीएससी के सस्पेंशन होने पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो कम्युनिकेट करेगा ये बात सब्सक्राइबर को, क्योंकि जिसका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो रहा है उसको बताना ज़रूरी है। तो सब्सक्राइबर को इन्फॉर्मेशन देने का काम भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही करेगी। तो ये था सेक्शन नंबर 37 जिसमें सस्पेंशन की बात की गई। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 38। 38 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रिवोकेशन की बात कर रहा है। रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रिवोकेशन कैसे होगा? तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो रिवोक कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। कब? वेयर द सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम मेक्स अ रिक्वेस्ट। मतलब जब जो सब्सक्राइबर है वो रिक्वेस्ट करे, या फिर उस सब्सक्राइबर के डेथ होने पे, या फिर अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, या जो फर्म है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, वाइंड अप कर दिया गया कंपनी को। वेयर द सब्सक्राइबर इज अ फर्म और कंपनी, जब सब्सक्राइबर जो है वो एक फर्म या फिर कंपनी है तब। तो सिंपल सी बात है, रिवोक करने का पावर किसके पास है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये बन सकता है कि अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को क्या किया जाएगा? उसमें ऑप्शन आ जाएगा सस्पेंड किया जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा रिवोक किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है कि उसका जो सर्टिफिकेट है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बताया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 के प्रोविजन को देखते हुए एंड विदाउट प्रीजुडिस to the provisions of subsection 1, a certifying authority revoke digital signature certificate which has been issued by it at any time if it is of opinion that। मतलब सब सेक्शन 3 को देखते हुए, तो सब सेक्शन 3 हम पहले देख लेते हैं। सब सेक्शन 3 में बताया कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको रिवोक नहीं किया जाएगा जब तक सब्सक्राइबर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन दैट मैटर, मतलब सब्सक्राइबर को जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक उसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिवोक नहीं किया जाएगा। ये क्लॉज 3 बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये बता दिया गया है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। मतलब जो सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजंस है जिसमें डेथ हो गया, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, ये सब को छोड़ के मतलब और कोई अगर ग्राउंड है उसके बाद भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ऐसा लग रहा है कि जो डीएससी है जो कि इशू किया गया सब्सक्राइबर को उसको रिवोक किया जाना चाहिए, और उनके ओपिनियन में है ऐसा कि पहला अ मटेरियल फैक्ट रिप्रेजेंटेड इन डीएससी इज फॉल्स। मतलब जो एक मटेरियल फैक्ट था जिसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए था सब्सक्राइबर के द्वारा, वो किया तो गया है लेकिन वो कैसा है? वो फॉल्स है, या फिर कोई ऐसी बात है जो छुपा ली गई है। तो मटेरियल फैक्ट को छुपाना या गलत बताना तो डीएससी को रिवोक कर सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट में बता दिया गया है कि जो रिक्वायरमेंट है इशू करने के लिए डीएससी का वो सेटिस्फाइड नहीं किया गया है। तीसरा में बता दिया गया जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की जो प्राइवेट की है और जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज इन अ मैनर मटेरियल है अफेक्टिंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिलायबिलिटी। मतलब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की जो प्राइवेट की या फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज़, मतलब उसमें अब ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा चीज़ हो गया है कि वो हैक हो सकती है। तब जो डीएससी है अपनी रिलायबिलिटी को बचाने के लिए उस डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जो लायबिलिटी जो इशू किया गया उसके द्वारा उसकी रिलायबिलिटी को बचाने के लिए वो इस डीएससी को रिवोक कर सकती है।
सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपने सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज़ मतलब हैक होने का डर है, तब ये काम वो कर सकती है। और इसके बाद आते हैं क्लॉज डी में, द सब्सक्राइबर हैज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और डेड, और वेयर द सब्सक्राइबर इज अ फर्म, तब उसका डिसोल्यूशन या फिर वुंड अप हो गया है, तब मतलब सब्सक्राइबर की इंसॉल्वेंट हो गया है या डेड हो गया है, तब भी ये अपने खुद से इसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसके डीएससी को रिवोक कर सकती है बिना उसके रिक्वेस्ट के। क्लॉज 1 में उसका रिक्वेस्ट जा रहा था और क्लॉज 2 में उसका रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है, खुद से सुओ मोटो वो कर रही है काम। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 39 में, नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन। ये एक सिंपल हेडिंग से समझ में आ जा रहा है, जब भी सस्पेंशन हो रहा है सेक्शन नंबर 37 के अंतर्गत, या फिर रिवोकेशन हो रहा है 38 के अंतर्गत, मतलब 37 का रिवोकेशन हो या 38 का रिवोकेशन हो या 37 का सस्पेंशन हो, ये दोनों सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इनको तो आप याद रख लीजिए। अगर ये दोनों होते हैं तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है उसकी एक नोटिस देगी किसको, सब्सक्राइबर को। ये एक सिंपल सेक्शन है, सेक्शन नंबर 39, जिसमें सस्पेंशन और रिवोकेशन का नोटिस दिया जाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा कि उसका उस सब्सक्राइबर का, पर्टिकुलर सब्सक्राइबर का डीएससी जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको सस्पेंड किया जा रहा है या फिर उसको रिवोक किया जा रहा है। तो ये था आज का वीडियो। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, चैप्टर नंबर 7। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।